Welcome to SSC GS Junction. Here you will find the easiest methods, high quality notes, shortcut tricks and daily current affairs. नमस्कार। आज हम प्राचीन भारतीय इतिहास के एक ऐसे दौर में चलेंगे जब सब कुछ ही बदल गया था। ये है उत्तर वैदिक काल, एक ऐसा समय जिसने भारत की नींव को हमेशा के लिए एक नया आकार दे दिया। तो सवाल ये उठा है कि भाई सिर्फ 400 साल, इतने से वक्त में आखिर ऐसा क्या हुआ कि प्राचीन भारत का पूरा नक्शा ही बदल गया? मतलब एक ऐसा समाज जो कबीलों में रहता था, घूमता फिरता था, वो अचानक से एक जगह टिक कर रहने वाला राज्यों वाला समाज कैसे बन गया? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। हम बात कर रहे हैं लगभग 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के बीच के समय की। ये वो दौर था जब लोहे के इस्तेमाल ने एक क्रांति ला दी। इसी से खेती बढ़ी, फिर छोटे छोटे जनपद बने और आखिर में शक्तिशाली महाजनपदों का उदय हुआ। इस पूरे बदलाव की जड़ में था एक बहुत बड़ा आर्थिक यानी इकोनॉमिक बदलाव। समाज की बुनियाद जो पहले गायों पर टिकी थी, अब वो खिसक कर जमीन पर आ गई और यहीं से सारी कहानी शुरू हुई। देखिए, इसको ऐसे समझते हैं। शुरुआती वैदिक काल में इकोनॉमी पशुपालन पर चलती थी, मतलब जिसके पास जितनी ज्यादा गायें वो उतना अमीर। लेकिन उत्तर वैदिक काल आते आते ये पूरी सोच ही पलट गई। अब दौलत का पैमाना गाय नहीं बल्कि जमीन बन गई। एग्रीकल्चर ही सब कुछ था। अब ये जो एक लाइन है ना, गाय से खेती, कबीले से राज्य, लचीलापन से जकड़न, ये समझिए कि इस पूरे दौर का निचोड़ है, एकदम सार। गाय से खेती का मतलब हुआ इकोनॉमी बदल गई, कबीले से राज्य का मतलब पॉलिटिक्स बदल गई, और लचीलापन से जकड़न का मतलब समाज बदल गया। बस ये एक लाइन और पूरा चैप्टर क्लियर। और इस बदलाव के पीछे का इंजन क्या था? वो था लोहा। लोहे के मजबूत औजारों ने घने जंगलों को साफ करना और कठोर जमीन को जोतना मुमकिन कर दिया। यही वो टेक्नोलॉजिकल लीप थी जिसने कृषि क्रांति को जन्म दिया। ये पूरी चेन रिएक्शन की तरह था। सबसे पहले आया लोहे का हल, जिससे गहरी जुताई होने लगी। इससे खेती में पैदावार जबरदस्त बढ़ गई, जिसे कहते हैं एग्रीकल्चरल सरप्लस। और जब अनाज जरूरत से ज्यादा होने लगा तो राजा ने एक सिस्टमैटिक टैक्स सिस्टम यानी कर प्रणाली शुरू कर दी। तो हल से खेत और खेत से कर, ये थी पूरी नई आर्थिक साइकिल। अब जब इकोनॉमी बदली तो समाज भला कैसे अछूता रहता? यहीं से जन्म हुआ एक नए और कहीं ज्यादा सख्त सामाजिक ढांचे का, जिसे हम वर्ण व्यवस्था के नाम से जानते हैं। समाज को मोटे तौर पर 4 वर्णों में बांट दिया गया, एक पिरामिड की तरह। सबसे ऊपर ब्राह्मण यानी पुजारी और शिक्षक, फिर क्षत्रिय यानी योद्धा और शासक, उनके बाद वैश्य जो व्यापारी और किसान थे, और पिरामिड में सबसे नीचे शूद्र, जिनका काम बाकी 3 वर्णों की सेवा करना बताया गया। और यहां आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। पहले जो सिस्टम था वो थोड़ा बहुत कर्म पर आधारित था, लेकिन अब रूल बदल गया। नया रूल था, जन्म ही आपकी पहचान है। आप ब्राह्मण हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हैं या शूद्र, ये इस बात से तय होगा कि आपका जन्म किस परिवार में हुआ है। आपकी पूरी जिंदगी की पहचान जन्म से तय हो गई। सोचिए कितना बड़ा और गहरा बदलाव था ये। इस नई और कठोर व्यवस्था की कुछ खास बातें थीं। पहली, सामाजिक हैसियत जन्म से तय होती थी। दूसरी, समाज में ब्राह्मणों का दबदबा बढ़ गया। तीसरी, शूद्रों को यज्ञ करने और शिक्षा पाने जैसे अधिकारों से दूर रखा गया। और चौथी, अलग अलग वर्णों के बीच शादी ब्याह पर पाबंदी लगा दी गई। तो एक सवाल जो बार बार आता है, ऐतिहासिक स्रोतों के मुताबिक वर्ण व्यवस्था इतनी सख्त और जन्म आधारित कब बनी? और इसका सीधा सा जवाब है उत्तर वैदिक काल में। ये इस युग की सबसे बड़ी पहचानों में से एक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये बदलाव राजनीति तक कैसे पहुंचा। भाई, जब लोग एक जगह बसकर खेती करने लगे तो कबीलों का सिस्टम पुराना पड़ गया। उनकी जगह अब राज्यों ने ले ली। पहले के जमाने में राजा पर कंट्रोल रखने के लिए सभा, समिति और विदित जैसी संस्थाएं होती थीं। सभा में बड़े बुजुर्ग होते थे, समिति में आम लोग, और विदित धार्मिक और सामाजिक मामलों को देखती थीं। ये संस्थाएं बहुत पावरफुल थीं। लेकिन उत्तर वैदिक काल में पावर का बैलेंस पूरी तरह बदल गया। ये लाइन इसे एकदम सटीक तरीके से बताती है। राजा बढ़ा, सभा घटी। जैसे जैसे राजा की ताकत बढ़ती गई, इन सभाओं और समितियों की अहमियत घटती चली गई। अब राजशाही का नया चेहरा कैसा था? 1, शासन वंशानुगत हो गया, मतलब राजा का बेटा ही राजा बनेगा। 2, जनपद का उदय हुआ, यानी अब राज्य की पहचान एक खास इलाके से होने लगी।
और 3 राजा अपनी ताकत दिखाने के लिए अश्वमेध और राजसूय जैसे बड़े-बड़े यज्ञ करवाने लगा। जब इकोनॉमी और पॉलिटिक्स इतनी बदल रही थी तो लोगों की मान्यताएं और सामाजिक रीति रिवाज कैसे वही रह सकते थे? नहीं रह सकते थे। एक नया वर्ल्ड व्यू, दुनिया को देखने का एक नया नजरिया पैदा हो रहा था। देवताओं की दुनिया में भी एक बड़ा फेरबदल हुआ। शुरुआती वैदिक काल के जो बड़े देवता थे, इंद्र, अग्नि, वरुण, उनका महत्व थोड़ा कम हो गया और उनकी जगह ले ली प्रजापति ने, यानी सृष्टिकर्ता ने। यह दिखाता है कि लोगों की सोच अब प्रकृति पूजा से आगे बढ़कर थोड़ी और फिलॉसफिकल हो रही थी। लेकिन एक दुखद पहलू यह था कि इस दौर में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई। उनके लिए शिक्षा के दरवाजे बंद होने लगे। बाल विवाह की प्रथा के शुरुआती संकेत भी यही मिलते हैं। और जो बड़े बड़े यज्ञ और अनुष्ठान होते थे, उनमें भी उनकी भूमिका कम कर दी गई। इस गिरावट का सार इस छोटी सी लाइन में है: ज्ञान कम हुआ, अधिकार कम हुए। महिलाओं के लिए ज्ञान यानी शिक्षा के मौके घटे और साथ ही उनके सामाजिक अधिकार भी कम हो गए। तो हमने देखा कि कैसे उत्तर वैदिक काल ने भारत के इतिहास को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। चलिए एक नज़र में इस दौर की विरासत को समेटने की कोशिश करते हैं। आइए एक फटाफट रिवीजन कहते हैं। उत्तर वैदिक काल का मतलब है कृषि पर आधारित समाज, जन्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था, बहुत शक्तिशाली राजा, कमजोर हो चुकी सभा समितियां और कर्म कांडों का बढ़ता हुआ महत्व। यह है इस पूरे युग का निचोड़। और आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है। इतिहास में हजारों साल पहले जो पहचान गढ़ी गई थी, वो आज कितनी मायने रखती है? क्या उस दौर में बनी सामाजिक और राजनीतिक दीवारों की गूंज हमें आज भी सुनाई देती है? इस पर सोचना तो बनता है। Thank you for watching. If you found this video helpful, don't forget to like, share and subscribe. Download free notes. Link is available in the description.